खास कार्यक्रम है जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। हर बार एक नया विश्वास लेकर हम आपके समक्ष आते हैं, एक नई पहचान लेकर हम आपके साथ आते हैं और ये बताते हैं आपको कि आप भी किस तरह ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज हमारे बीच एक नई शख्सियत है, डॉक्टर GS परिहार, सिविल सर्जन डॉक्टर GS परिहार। परिहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दर्शकों को बता दूं, आपको भी बता दूं कि हमारे ये स्टूडियो सैनिटाइज है, तो आप चाहें तो मास्क उतार सकते हैं जिससे कि आप बातचीत अच्छे से कर पाएंगे। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर GS परिहार किसी नाम के मोहताज नहीं है। वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट्री इनका पेशा है, पर इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिनको आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने डेंटिस्ट्री को ही अपना कैरियर क्यों चुना और कैसे चुना? देखिए, ये बात है 79 की जी। जब हम BSc पार्ट 2 में इंदौर में, मैं बेसिकली मेरा जन्म इंदौर का ही है, पूरी एजुकेशन भी इंदौर की है जी। तो बट नेचुरली जब उस ज़माने में एक ही ख्वाब होते थे लोगों के कि हम डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो चूँकि बायो सब्जेक्ट था हमारा, तो निश्चित रूप से PMT देने की एक डॉक्टर बनने की, और ये उस क्रेज़ रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे जी। और उस ज़माने में शायद पहला ऑप्शन लोगों का डॉक्टर बनने ही रहता था। तो उसमें हम भी लगे रहे और अपना PMT की तैयारी की और PMT दिया और 79 में सिलेक्शन हुआ। तो एक डेंटिस्ट्री के प्रति लगाव मेरा हो गया था, क्योंकि उस समय तक डेंटिस्ट्री बहुत ही उस पायदान पे नहीं थी। जी जी, बिल्कुल। 79 में जब मेरा सिलेक्शन ज़्यादा करते थे और उस पायदान पे नहीं थी और इतना एडवांस भी नहीं थी। पर मेरे परिवार के रिश्तेदार में मैंने देखा कि सभी विधा के डॉक्टर्स थे। इवन एक बहुत बड़ी शख्सियत भी रहे हमारे परिवार में, डॉक्टर RG सिंह, उनका रीवा में बहुत नाम था। तो वो सर्जन थे, अमेरिका में पढ़ा उन्होंने, और बहुत से रिश्तेदार सभी डॉक्टरी फील्ड में थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और डेंटिस्ट्री एक नया विषय था, तो मुझे उसमें रुचि हुई और मैंने फिर उसमें जो चॉइस फिलिंग होती है कि आपको कहाँ जाना है, तो उसी सिलेक्शन में आपको MBBS, फिर BDS, फिर आयुर्वेद, फिर वेटनरी भी उसी टाइम उसमें भी होता था। तो इस प्रकार से चॉइस फिलिंग के हिसाब से मुझे फिर डेंटिस्ट्री मिली और मैंने इंदौर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, तब उस ज़माने में एक ही डेंटल कॉलेज था बाय डिफॉल्ट। 16 पूरे इंडिया में 16 डेंटल कॉलेज होते थे और वो भी एक तरह से टफ सिलेक्शन ही था कि आप, हमारे यहाँ से 20 सीट होती थी उस ज़माने में, 20 सीट्स एक कॉलेज में पूरे MP में। उसमें से भी एक सेंट्रल नॉमिनी आता था और बाकी कुछ फ्रीडम फाइटर और इस प्रकार से रहते थे। तो एक कंपटीशन में हम 10-12 सीटें होती थी जिसमें कि आप उसका सिलेक्शन हो। तो इस प्रकार से मैंने वहाँ से अपनी शुरुआत 79 से की। जी जी। और उसके बाद पहली पोस्टिंग कहाँ हुई लगभग आपकी? मैं फिर इंदौर में ही आफ्टर ग्रेजुएशन वहीं पर, हाँ, वहीं पे हाउस जॉब कर रहा था मैं। इसी बीच में हमारे हम लोग 5 लोग एक साथ रहते थे लड़के। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हमें अब सर्विस की ओर देखना चाहिए। तो हम लोगों ने आर्मी का फॉर्म भरा। अच्छा। शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी में जी। कि हम सेना में जाने की तैयारी में थे। और संजोग ऐसा हुआ कि इसी बीच में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई किया और स्टेट गवर्नमेंट में जी हमने फॉर्म भरा सर्विस के लिए। और इसमें कोइंसिडेंस कही है कि हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट पहले आया। अच्छा। और वो बाद में आया और उसके 4 दिन बाद जो है आर्मी का भी आ गया और हम 5 लोगों का सिलेक्शन हो गया। आर्मी के लेटर आ गए, ट्रेन का पास भी आ गया कि आपको देहरादून ज्वाइन करना है। तो हम 5 लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अब क्या किया जाए, अब हम आर्मी में जाएं कि स्टेट गवर्नमेंट में जाएं। तो आर्मी की अपनी एक अलग जाने का एक बड़ा जुनून था आर्मी में, पर चूँकि हम लोग का आर्मी में एज ए डेंटिस्ट ही जाना था, एज ए डॉक्टर ही, और लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे हमें जाना था, कैप जो शुरुआती होती है।
तो और फिर 5 साल बाद हमें वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद वापस स्टेट लौटना था, मतलब वो परमानेंट कमीशन नहीं मिला था। तो फिर हम लोगों को ये लगा कि अगर हम 5 साल आर्मी में रह लिए और अगर हमको परमानेंट कमीशन नहीं मिला तो हम सिविल में फिर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर पांचों ने डिसीजन लिया, हम दोस्तों ने, कि चलो अपन स्टेट गवर्नमेंट, चूँकि 5 साल बाद ही लौटना है तो पहले से ही अपन इसको ज्वाइन करें। तो इस प्रकार से मेरी प्रथम नियुक्ति 85 में हुई और तब शहडोल ज़िला एक ही था और मैंने कभी शहडोल देखा भी नहीं था और कभी आया भी नहीं था। तो 15/5/85 को मैंने शहडोल के उमरिया सिविल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। अभी जैसे ज्वाइन कर चुके फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका काम बढ़ता चला गया। जी जी। अब तो खैर डेंटिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, जी जी, ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं। जी जी। अब मैं बात करना ये चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आए हॉस्पिटल के अंदर, इससे पहले भी आप RMO थे 10 साल हॉस्पिटल में, उस समय आपको ये नगर पालिका ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ऐसा क्या रहा कि जिसके कारण आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और क्या काम किया आपने उसमें? देखिए, मैं फिर उमरिया से 94 में शहडोल आया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज ए डेंटल सर्जन। तो मैं अपने विभाग का काम करता था। चूँकि जब आप नए नए किसी अस्पताल में आते हैं, ये उस 94 में हॉस्पिटल बहुत छोटा था और सुविधाएं भी कम थी और धीरे धीरे जो है हमने उसको डिपार्टमेंट को अपने ठीक करने का प्रयास किया। पर शासकीय सेवा में अपने कुछ मापदंड हैं और अपनी एक लिमिटेशंस भी होती है कि हम जो भी हमारी कमियां हैं हम अपने अधिकारियों को बताते हैं, उस हिसाब से वो पूरी हो पाती हैं, कभी नहीं हो पाती हैं। उस ज़माने में और आज में बहुत अंतर है। अब तो सारी चीज़ें बहुत ही क्विक भी हो जाती हैं और बजट की भी उतनी समस्या नहीं होती है और पहले के ज़माने में तो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई और इस अस्पताल में जो है ये कोई फर्श भी था वो चीप के हुआ करते थे। अच्छा। पूरे अस्पताल में चीप लगी होती थी और एक वार्ड था मेडिकल, एक सर्जिकल, इसी प्रकार से छोटे छोटे से वार्ड थे और सफाई कर्मी मात्र 2 या 3 रहते थे उस शुरुआत में। 4-5 वो भी रेगुलर होते थे। ठेके की प्रथा तब थी नहीं, तो रेगुलर आदमी उस अस्पताल में कितना काम करेगा, तो उसकी एक कमी मुझे हमेशा दिखती थी कि इसमें हम इसको कैसे सुधारें। 2009 से मैंने इस विषय पे देखा कि जब हम अस्पताल में घुस रहे हैं तो रास्ते के कॉरिडोर में ही लोग गंदगी करते थे। टॉयलेट और बाथरूम सब कॉरिडोर में दिखती थी और हम वार्ड में घुस नहीं पाते थे। इतनी ज़्यादा उस समय की समस्या थी। तो इसको कैसे निजात मिले, क्या हो। तो फिर रोगी कल्याण समिति के माध्यम से 9 लोगों को रखा गया, सफाई कर्मियों को, कि ये लोग कुछ सफाई कर्मी बढ़े काम की। सफाई कर्मियों के साथ मिलके मेरा स्वच्छता से मन में तो था, पर काम करने का जो स्वच्छता में काम किया वो 2009-10 से चालू किया। तो उनके साथ मिलके अस्पताल की सफाई पे मैंने बहुत ध्यान दिया। सुबह 7 बजे पहुंच जाना, सफाई कराना और सारी चीज़ें व्यवस्था में रहते थे। मगर जब ये देखा कि ये सिर्फ साफ तो हो गया, मगर पब्लिक, चूँकि अपना क्षेत्र जो है शहडोल संभाग, वो निश्चित रूप से थोड़ा ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें हैं लोगों को समझने में, तो स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं थी। तब मुझे लगा कि हम इन पे जागरूकता कैसे करें, पब्लिक में स्वच्छता को कैसे लाएं कि हम ये मन के अंदर कैसे आए, खुद ही करना है। तब फिर मुझे लगा कि इसकी शुरुआत जो है, जो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम कहते हैं, कि उसको हमको खुद को अपने से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो संजोग से मैं डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा 20 साल से, अभी तक भी हूँ। तो मैंने सबसे पहले डॉक्टरों को इनवाइट किया कि आइए हम लोग स्वच्छता में अस्पताल में झाड़ू लगाएंगे। तो झाड़ू लगाने का काम सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमको सिर्फ फ़ोटो खिंचानी थी। मेरा पर्पस था कि मैं एक मैसेज जाए और हम यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाएं। तो हमारे डॉक्टर्स बोले कि अगर महिला चिकित्सक भी थी, तो बोले अरे अब हम लोगों के पास अब यही काम है झाड़ू लगाने के, हंसी मजाक में। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, हम लोगों को एक
काम करने का माहौल मिले और पब्लिक समझे कि जब डॉक्टर ही सफाई कर सकते हैं जो हमारा इलाज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें ये मैसेज देना। तो सब सहर्ष तैयार हुए और 25 दिसंबर, वो दिन याद है मुझे, 25 दिसंबर 2010 से हमने जो अभियान चलाया, अटल जी का जन्मदिन था और क्रिसमस का भी दिन था, तो उस दिन को हमने चुना और झाड़ू अभियान हमारा शुरू हुआ। तो आप ये समझिए कि इस जिला चिकित्सालय के जितने डॉक्टर थे, इवन उस समय के जो सिविल सर्जन थे, CMHO थे, सबको मैंने इनवाइट किया और सारे लोगों ने पूरे वार्डों में झाड़ू लगाई। ये सब तस्वीरें मेरे ख्याल से अखबारों में खूब छपी थी, मीडिया में आया था। जी जी। पर ये तो हॉस्पिटल की बात है, मैंने आपको शहर में भी देखा। हाँ, तो शहर में शुरुआत में बता रहा हूँ कि वहीं से हुई और फिर हम स्वच्छता में उसको डॉक्टर्स के जब हमने झाड़ू लगा ली तो फिर हमने सबको इनवाइट करना चालू किया, समाज के सब लोगों को। और मुझे बड़ी खुशी लगी कि ये हमारा स्वच्छता अभियान लगभग 1.5 साल चला। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में ख़त्म हो गया, काफ़ी हर संडे को कोई ना कोई सामाजिक संगठन आके अपने से बुकिंग रहती थी हमारी कि आज हम लोग झाड़ू लगाएंगे। तो इस शहर का कोई भी संगठन नहीं बचा था जिसने जिला अस्पताल में आके झाड़ू न लगाई हो। तो एक स्वच्छता में एक तस्वीर बदली अस्पताल की। उसी चीप में जहाँ लोग बाथरूम करते थे, लेटरिन जाते थे, और वो सब साफ होने लगा। एक दिन पत्रकार लोग आए, आपके सीनियर यहाँ के लीडर पत्रकार हैं, आज भी हैं वो लोग, दिनेश अग्रवाल जी हैं समय में और अजय जायसवाल जी हैं। तो ये लोग एक दिन मिलने आए उस जमाने में जब मेरा अभियान चल रहा था। तो चाय की बात चली तो बोले सर चाय, मैंने कहा ये आपको चाय पिलाता हूँ। तो मैं उनको मेडिकल वार्ड के टॉयलेट में ले गया चाय पिलाने। मैंने कहा आज आपको, अरे साहब टॉयलेट में चाय, मैंने कहा आप चलिए तो सही। और जब गए तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये वही अस्पताल है, यहाँ ये वही चाय पी जा सकते हैं, यहाँ खड़े होकर चाय पी तो मतलब, और जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो एक पेशेंट प्राइवेट वार्ड से अपनी माँ को लेके आ रहा है। वो मुझे दिन आज भी याद आता है कि वो व्हील चेयर पे लेके आ रहा था। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले सब टॉयलेट जा रहे हैं। तो मैंने कहा इधर कहाँ से आ रहे हैं? बोले साहब प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। तो हमने कहा जब प्राइवेट वार्ड भर्ती है वहाँ टॉयलेट में क्यों नहीं गए? बोले पता चला साहब यहाँ का टॉयलेट सबसे साफ पब्लिक टॉयलेट अगर साफ है मेरे ख्याल से तो ये एक उपलब्धि रही कि हम उस स्तर पर सफाई अभियान पे पहुँचे थे। और यही सफाई अभियान चलते चलते एक स्वच्छता से जुड़ गया। तो इसी कारण से जो आपका क्वेश्चन था कि नगर में, तो नगर पालिका ने मुझे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और फिर मैं शहर में सभी समाज सेवियों के साथ मिलके और सबसे मिलके शहर की भी सफाई में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए। ये तो 2014 से आया, मैं 2009-10 से झाड़ू लगाया। आपने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया। जी जी। एक हॉस्पिटल को कायाकल्प अवार्ड भी मिला। जी जी जी। और मेरे ख्याल से 2015 से 2020 तक 5 साल करीब मिला। तो उसमें उसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए स्वच्छता तो हम वैसे ही कर रहे थे और मोदी जी का जैसे आपने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 2015 में इस विषय को उठाया कि स्वच्छता जो है पूरे देश में होना चाहिए और उसको हर विभाग से जोड़ने लगे। तो उसी प्रकार से जिला अस्पतालों के लिए, सारे स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए उन्होंने कायाकल्प अवार्ड योजना लागू की। वो कायाकल्प अवार्ड, कायाकल्प मतलब सिर्फ रंगाई पुताई नहीं है जिला अस्पताल की कि हमने उसको पेंट कर दिया और साफ सुफ हो गया। स्वच्छता उसमें एक विषय है, उसमें 6 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं, उसमें से एक एरिया ऑफ कंसर्न स्वच्छता भी है। तो स्वच्छता के अलावा उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं, पूरे अस्पताल के प्रोसीजर्स है, उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल है, बायोमेडिकल मैनेजमेंट है, हाउसकीपिंग है और सारी चीज़ें हैं, है ना, हॉस्पिटल अपकीप है। तो ये 6 एरिया ऑफ कंसर्न में हमें काम करना होता है। चूँकि मैं उससे जुड़ा ही था और तो मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। एक गाइडलाइन है कायाकल्प की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनी हुई है। और पहले ही साल 2015 में, जबकि इंदौर, भोपाल जैसे अस्पताल जहां करोड़ों की बजट रहे और लोग नहीं कर पाए, और जिला अस्पताल शहडोल 2015 में ही कायाकल्प अवार्ड में प्रदेश में 3रे स्थान पे आया था। तो ये एक उपलब्धि रही। और फिर कायाकल्प करने से और प्रदेश में नाम होने से जिला अस्पताल शहडोल का, तो वो एक कायाकल्प से मैं जुड़ गया। और फिर लगातार हमने 4था अवार्ड
अभी इस वर्ष भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में प्रदान किया है। तो उस व्यवस्था में, उस पुरानी बिल्डिंग के होते हुए भी हमने अचीवमेंट किया था। तो ये एक बहुत अच्छा विषय रहा। एक ये लेबर रूम जो है और ऑपरेशन थिएटर है, उसको भी नेशनल लक्ष्य सर्टिफिकेशन अवार्ड। हाँ जी जी जी। जब ये 2015 में कायाकल्प की गाइडलाइन आई और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि जब हमारी जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, जब गर्भ के लिए आती हैं डिलीवरीज के लिए हॉस्पिटल में, तो लेबर रूम में वो व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए मातृ मृत्यु दर बढ़ रहे थे, शिशु मृत्यु दर भी बढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिंता की इसकी कि हम इसको कैसे सुधारें। फील्ड की तो अलग है कि वहाँ पे आपको आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन, एनीमिया चेकअप एएनएम ग्रामीणों में करती हैं, पर जब महिला डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आए तो उसकी सुरक्षित डिलीवरी कैसे हो पाए, इसके लिए व्यवस्था की गई। लक्ष्य की गाइडलाइन आई और 2017 में और 2018 में ये इम्प्लीमेंट हुई एमपी में। और ये भी मुझे खुशी की बात है कि उसका दायित्व शासन तत्कालीन प्रमुख सचिव मैडम गौरी सिंह थी, उन्होंने वहीं से आदेश किया कि डॉक्टर परिहार लक्ष्य को देखेंगे और कराएंगे। तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया। मेरा सब्जेक्ट नहीं था गायनी, मैं तो बेसिकली डेंटिस्ट्री मेरा विषय है, पर चूँकि मेरे शासन ने मुझे ट्रेनिंग दी कई बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट वगैरह से, वो आप बाद में बताऊंगा आपको। तो मैंने उस हिसाब से उसकी पढ़ाई की, गायनी की पढ़ाई की और उस लक्ष्य की किताब को समझा। आपने उसके लिए तैयारी की? हाँ, मतलब पहले बिना पढ़े हम कैसे कर लेंगे। जी। तो पहले मैंने उसको पढ़ा कि इसमें क्या क्या है और फिर उसके हिसाब से हमने उसकी तैयारी की। और मुझे कहने में बड़ा गर्व भी होता है कि शहडोल जिला अस्पताल हमारा 2019 की फरवरी में, मतलब वो 3 स्टेज पे होता है इसका असेसमेंट। पहला असेसमेंट हम सेल्फ करते हैं कि हमने कहाँ पहुँचे, कितने % मार्क्स से। फिर दूसरा असेसमेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले करते हैं। फिर उसमें जगह हम अबव 70% है जो उसकी गाइडलाइन है, तो फिर स्टेट लेवल की टीम आती है। स्टेट लेवल की सर्टिफाई जब होते हैं तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट जाती है कि अब आप अपना असेसर भेजिए। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे किसी भी प्रदेश के असेसर आते हैं, 3 असेसर आते हैं, तो वो आके इसको असेसमेंट करते हैं। कुछ नहीं कर सकते, आपको काम करना पड़ेगा, तभी दिखेगा। तभी दिखेगा। एक आपने IIHMR की बात की, हाँ ट्रेनिंग की आपने दिल्ली और जयपुर में। जी, इसके बारे में बताइए। ये देश के अपने नंबर 1 हेल्थ मैनेजमेंट संस्थान है। एक जयपुर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, और दूसरा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, वो दिल्ली में है, द्वारका में। तो चूँकि मैं इस काम में जुड़ा था तो शासन को ने मुझे उसका चुनाव किया और मुझे ट्रेनिंग कराई। तो हेल्थ मैनेजमेंट की दोनों जगह से मैंने ट्रेनिंग की है, और असेसर का भी मुझे एग्ज़ाम देके मैं एक स्टेट असेसर भी हूँ क्वालिटी कंट्रोल में। उससे आपको आपके इस काम के लिए कितनी मदद मिली? नहीं, तो पूरा है, क्योंकि क्वालिटी का काम सब एक अलग विषय है वो, और मैनेजमेंट हेल्थ का अलग विषय है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर्स जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता है, अधिकतर लोग कहते हैं और अधिकतर अधिकारी भी कहते हैं। तो वो एक ट्रेनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है उसमें, हेल्थ मैनेजमेंट भी है कि सिस्टम को, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ कि जैसे 2 साल से कोरोना काल चल रहा है और अभी भी लगभग है ही, उसको ऐसा कहा जाए। तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है सिविल सर्जन के रूप में, और मेडिकल कॉलेज भी खुला उस समय में। तो आप कोरोना काल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोरोना जो पिछला फर्स्ट फेज़ आई थी तो वो तो किसी ने सोचा नहीं था, बिल्कुल कि कोरोना क्या होगी। उस काल में मैं सिविल सर्जन नहीं था, पर आरएमओ था जिला चिकित्सालय का, और हमारा मेडिकल कॉलेज जो है वो तैयार था, पर वहाँ पे कोई ओपीडी और आईपीडी कुछ भी चालू नहीं थी। जब ये हुआ कि कोरोना के जो मरीज आएंगे, उस ज़माने में तो देखिए ना, एक मरीज आता था तो पूरी रात जगता था आदमी, उसको शिफ्ट करते थे हम, इसको ले जाओ जल्दी से अस्पताल भर्ती करो। तो जब ये सब तय हुआ कि ये इसको कहाँ रखेंगे, वो हॉस्पिटल तो आपको देखा ही है कि इतना जगह नहीं थी, तो ये विचार आया तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमने रखा कि सर इसको जो है मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, वहाँ कुछ नहीं है, वार्ड इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, तो हम अपने जो मरीज आते हैं पॉजिटिव क्यों ना वहाँ रखें। तो फिर प्रशासन ने देखा, कलेक्टर साहब ने देखा और सारे लोग गए,
तो मेडिकल कॉलेज में बताया कि साहब जगह तो है पर हमारे पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन फिर जिला चिकित्सालय से प्रोवाइड करा, यहाँ से सारे पलंग गद्दे जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब वहाँ दी गई और मरीज वहाँ पे भर्ती हो गए। डॉक्टर साहब, जो दूसरी लहर आई उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, वो कैसा था? देखिए, दूसरी लहर भी अप्रैल से चालू हो गई थी अपने शेड्यूल में और पूरे इंडिया में, तो उस समय केस आना चालू हो गए। तो पीक हमारा मिड अप्रैल से लेके 20 मई तक जो है पीक था। मतलब 1 महीना ज़बरदस्त हम लोगों ने ये बहुत ही कठिन समय देखा है। और ये कठिन समय देखा है कि मेडिकल कॉलेज में जो मरीज भर्ती हो रहे थे सारे बेड फुल हो गए थे, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। और जब ये लगा कि अब मेडिकल कॉलेज में जगह भर जाएगी तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तब हमारे कलेक्टर बहुत एक्टिव हैं, जो कि इन्होंने कोरोना काल में एक ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट अस्पतालों का देखा जाए। उनके निर्देश पे हमने कलेक्टर साहब भी गए, हम भी गए और अधिकारीगण भी गए और यहाँ के जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उनको तैयार किया कि 20-20 बिस्तर आप लोग कोरोना के भर्ती करिए। तो 3-4 अस्पतालों को यहाँ तय किया गया। इस तरह से हमने 80 बिस्तर और यहाँ पे बढ़वाए। जिला अस्पताल में हमने एक नया वार्ड तैयार किया जिसमें, और नया आईसीयू तैयार किया। आईसीयू था ही, उसको हमने कोरोना में कन्वर्ट किया, कोरोना आईसीयू में। और सबसे बड़ी समस्या थी जिला अस्पताल में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अभी भी मतलब इंडोर भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। सर्जिकल केस, मैटरनिटी, चाइल्ड, वहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही, कोविड के लिए, कोविड था। तो जो गर्भवती माताएं आ रही थी अधिकतर पॉजिटिव हो गई थी कि अब उनको साथ में कोरोना भी है और गर्भवती भी है, डिलीवरी भी कराना है। तो ये एक ऐसा चैलेंज विषय हुआ। तो हमने 15 बेड का वहाँ पे 5 बेड का आईसीयू मैटरनिटी में और 15 बेड अलग से निर्धारित किए कि जो पेशेंट पॉजिटिव मरीज आ रही गर्भवती माताएं उनके लिए। इस प्रकार से हमने 45 बेड्स जो है जिला अस्पताल में तैयार किए, बिल्कुल आनंद फानंद में। वो सारे फुल हो गए दूसरे दिन से। ये पोजीशन थी कि सब भर गए, प्राइवेट अस्पतालों के बिस्तर फुल हो गए। तो इतना कठिन समय था वो, और ऑक्सीजन की इतनी मारामारी हुई है क्योंकि किसी को भी ये अंदाज नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी इतनी महसूस होगी। वो तो धन्यवाद है प्रशासन को और सरकार को और एक एनर्जेटिक कलेक्टर को। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की ऑक्सीजन की इतनी व्यवस्था की, कहाँ से ऑक्सीजन लाए हैं। मतलब आप ये सोचिए कि रात में 3-3 बजे हम लोग सिलेंडर पहुंचा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। और वो जो आज मुख्यमंत्री जी भी कह गए कि वो 7 दिन, वो 7 रातें, मतलब वो ज़बरदस्त थी। वो 7 दिन और 7 रातें, कोई सो नहीं पाया, न प्रशासन, न हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, न कोई नहीं सो पाया उन 7 दिन में। सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, सब लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में ही लगे रहे। और उस कठिन परिस्थितियों में भी ऑक्सीजन आई और लोगों को ऑक्सीजन के बिना एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो, मरीज ख़त्म हो गए। ये एक बड़ी भारी उपलब्धि रही यहाँ की कि ऑक्सीजन की निरंतरता रही और मरीजों को काफ़ी लाभ मिला। मगर ये कहना भी मैं चाहूँगा कि ये सेकेंड वेरिएंट बहुत खतरनाक था जिसमें हमने कई अपनों को खोया है और हर व्यक्ति ने खोया है। और इतना समझाइश के बाद भी कि आपको 2 गज दूरी है और मास्क जरूरी है, मगर फिर भी हम लोग अभी तक उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी जैसे खुल गया है, पर उसके बाद भी लोग नहीं। अब जैसे खुल गया है तो अब लोगों को लगता है अब कोरोना चला गया है और बिल्कुल सब भूल जाते हैं, कोई मास्क नहीं लगाएगा, सब लोगों को जल्दी है। अब वो एक अलग चीज़ है कि हमारा बिजनेस जो है जिसका वो दूसरा पहलू है, आर्थिक गतिविधियां भी एक मानव के लिए ज़रूरी है। उसके लिए प्रिकॉशन तो जरूरी है। तो प्रिकॉशन करके अगर करें कि भाई हम हमारा आर्थिक गतिविधियां भी चले और हमारी जान भी बचे, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसको मेरा भी सबसे अभी निवेदन है कि आप ये ना सोचें कि कोरोना ख़त्म हो गया है, हमें उसका पूरा प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। अभी जो इसके बाद भी लग रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के बारे में बहुत सुना जा रहा है जी, इसके बारे में बताइए कि कैसे लोग पैनिक भी ना हो और किस तरह से प्रिकॉशन करें। देखिए, अभी कई देशों में डेल्टा वायरस का बहुत से केस आ गए हैं और कई देश जो हैं वो लॉकडाउन की ओर बढ़ गए हैं। तो अभी ये कहना कि ये अपने भारत में कब आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ केसेस शायद अभी मीडिया में सुनाई दे रहे हैं कि आने लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी
मतलब अलार्म है हम लोगों के लिए कि अभी हम बड़ी मुश्किल से कोरोना से फुर्सत हुए हैं, वो तीसरा वेरिएंट भी आ गया है। तो हमें अभी तो अपना बचाव रखना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन सब लोग लगवाएं। जैसे शहडोल में हम लोग पूरा प्रशासन लगा है, हम लोग लगे हैं और आज प्रदेश में हम लोग बहुत टॉप पे हैं शहडोल वैक्सीनेशन में। कई हमारे एरिया ऐसे जैसे जमुई है और मेरे ख्याल से शहडोल भी उसमें आ रहा है कि हम पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं। बिल्कुल, तो शहडोल नगर पालिका भी लगभग हम लोग 100% की ओर हैं। अगले कुछ दिनों में 100% हो जाएगा, लगभग हो चुके हैं। क्योंकि अभी कुछ बच्चे ना हो इसलिए उनका सर्वे चल रहा है और शहडोल नगर पालिका भी हमारी 100% होने की स्थिति में आ चुकी है। बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तो हुआ नहीं, तो स्कूल अगर खोले जा रहे हैं, मान लीजिए खुलने की कगार पर है, तो बच्चे कैसे सुरक्षित रहें? देखिए, इसीलिए शासन अभी इसमें जल्दी बिल्कुल नहीं कर रही है कि हम स्कूल तत्काल खोल दें, क्योंकि बच्चों का जो खबरें आ रही हैं कि जो तीसरा डेल्टा प्लस या जो भी तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को इफेक्ट करेगी। अब इसमें वैज्ञानिक तथ्य कितना है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें रिसर्च का विषय है। पर जैसी खबरें आ रही हैं कि बच्चों पर इफेक्ट होगा तो शासन बच्चों को बचाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करने में लगे हुए हैं। तो बच्चों के लिए आईसीयू तैयार, जैसे हम जिला चिकित्सालय की बात करें तो जिला चिकित्सालय में हमारा बच्चा वार्ड 40 बेड का बच्चा वार्ड शानदार अभी रिनोवेट हो रहा है, 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगा। एक नया वार्ड और बन रहा है, उसकी भी तैयारी है। एसएनसीयू हमारे यहाँ ऑलरेडी है, पीआईसीयू भी अलग से है और ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पे 10 से 15 दिन में फिट हो जाएगा, नए ऑक्सीजन प्लांट। और हमारे यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में लगने हैं, जिसमें से एक 1000 LPM का मतलब 1000 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट DRDO के द्वारा आ रहा है। यहाँ हमारी सारी तैयारियाँ हैं, हमने प्लेटफॉर्म बना दिए हैं और बस प्लांट जिस दिन आएगा उस दिन फिट हो जाएगा, 2-4 दिन में वो प्लांट भी चालू हो जाएगा। ये बताइए कि वैक्सीनेशन से कितना लाभ है? कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि मान लीजिए कोई वैक्सीन ऐसी है, कोविशील्ड है, तो बोल रहा है कि हम 97% कारगर है, कोई बोलता है 64% कारगर है, तो जो परसेंटेज बच जा रहा है उसका क्या मायने है? देखिए, कोई भी वैक्सीन जो है 100% कारगर नहीं होती, चाहे आप कोई सी वैक्सीन लगा लीजिए, पर वैक्सीन का अपना अलग महत्व है। ये कंट्रोवर्सी लोग चलाते हैं कि ये कोवैक्सीन अच्छी है, कोविशील्ड अच्छी है, ये माउथ पब्लिसिटी है। दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं। मुझे खुद 2 डोज कोविशील्ड के लगे हुए हैं, कुछ लोगों को कोवैक्सीन के भी लगे हुए हैं। और मेरा तो ये अनुभव कि जिनको 2 डोज लग चुके थे या जिनको एक भी लगा, वो इस दूसरी लहर में कोरोना हुआ पॉजिटिव हुए वो, मगर फेटल नहीं हुए, बिल्कुल है ना, ठीक हो गए। पर आपने देखा कि युवा लोग इसमें गए थे, अधिकतर युवा इस बार डेथ हुई है, ये बड़ा दुखद विषय है। उसमें एक यही चीज़ लगती है कि आप चूँकि 45 प्लस को वैक्सीन लगा था, उनको 18 प्लस को लगा नहीं था, तो जो 45 प्लस थे उनको कोरोना तो हुआ पर सुरक्षित हुए। आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो उनकी मॉर्टेलिटी कम हुई और यंग लोग इस बार ज़्यादा इफेक्टेड हुए। तो वैक्सीन का महत्व तो है, वैक्सीन ही एक उपाय है जिससे हम रामबाण कहिए या संजीवनी कहिए, वैक्सीन ही एक उपाय है कि हम कोरोना से बच सकते हैं। मेडिसिन के बारे में जैसे कई बार भ्रांतियां होती हैं कि रेमडेसिविर लगवा लीजिए, या डॉक्टर्स जो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, और कई लोगों ने क्या किया कि इसको अपने घर में रख लिया है। ऐसा करना क्या ज़रूरी है कि मान लीजिए कभी कोरोना होता है तो हम मान लीजिए उस समय नहीं मिला तो? जी नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए, कोरोना की कोई भी दवा अभी तक बनी नहीं है कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं सिम्टोमेटिक चलती हैं कि एंटीबायोटिक दे दो, ये चीज़ें दे दो, खून गाढ़ा हो गया है तहीपेरिन वगैरह दे दें, ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसी बीच में रेमडेसिविर का ऐसी भ्रांतियाँ फैली, ऐसी लहर आई, कोरोना से बड़ी लहर रेमडेसिविर की आ गई, पूरा देश परेशान हो गया, रेमडेसिविर की कालाबाजारी होने लगी। लोग 1-1 लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपए में एक रेमडेसिविर का डोज लेके घर में रख रहे थे कि हमको ज़रूरत पड़ेगी तो लग जाएंगी। रेमडेसिविर का साइंटिफिकली WHO ने भी कहा है कि कोरोना में इसका कोई एथेंटिक रोल नहीं है, मगर चूंकि वो इतनी माउथ पब्लिसिटी हो गई कि सबको लगता है कि रेमडेसिविर लग जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, देखिए, जिला अस्पताल में भी हमने जब कोरोना वार्ड चालू किया तो हमारे यहाँ के 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट, उन्होंने किसी को कोरोना मतलब रेमडेसिविर जबकि अस्पताल में उपलब्ध था, उन्होंने एडवाइज ही नहीं किया किसी को, वो सब ठीक होके गए।
एक मरीज को लगवाया था उन्होंने, मुझे अभी याद है, जिला अस्पताल में 1 या 2 मरीज, वो भी ऑन द डिमांड कि नहीं साहब हमको तो रेमडेसिविर लगना, वो मना कर रहे हैं कि नहीं लगना है, नहीं साहब लगवा दीजिए। तो काफ़ी एक चीज़ और है कि जैसे कोरोना हुआ उस समय बहुत सारे डेथ के आंकड़े आ रहे थे, पर लोगों को ये लग रहा है, लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं मीडिया में, प्रशासन में, मीडिया से मिलकर, कि प्रशासन जिला स्तर पर और डॉक्टर्स मेडिकल उस पर वो लोग आंकड़े छिपाते हैं, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, आंकड़े कभी कोई नहीं छिपते, डेथ कभी कोई छुपा नहीं सकता है। आपने किसी भी परिवार में डेथ होती है वो खुद बताता है जाके। और जब ये खबरें आ रही थी कि छुपाई जा रही हैं, तो मेडिकल कॉलेज वाले कहाँ छुपाएंगे, क्योंकि जो भी वहाँ पे प्रोटोकॉल था कि उसकी जो फ्यूनरल है वो नगर पालिका करेगी। हाँ, बिल्कुल। वो तो सबसे बड़े आंकड़े तो आपको शमशान घाट में मिल जाते थे कि कितनी बॉडी जल रही हैं। जब ये प्रश्न उठे थे कि साहब वो इतनी डेथ हो रही है, छुपाया जा रहा है, तो कलेक्टर किसी से नहीं पूछते थे, वो रोज जाके वहाँ पे शमशान घाट में जाके देखते थे, वेरीफाई करते थे सही है कि ये कितनी चिताएं आज जल रही हैं। तो ऐसा उनको कभी भी नहीं लगा हो कि जितना इस पब्लिसिटी हुआ कि साहब आज 12 मर गए, 1 या 2 डेथ हुई हैं जो कि रिकॉर्डेड है मेडिकल कॉलेज में। और डेथ दिखाना मीडिया को, मेरे ख्याल से ये एक मेरा व्यक्तिगत मत है, मतलब इसमें मैं किसी की वो आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अगर हम इसको पैनिक करेंगे लोगों को, अगर हम बताएंगे कि साहब 100 लोग की डेथ हो गई, तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? एक समाज में भय का वातावरण बनेगा। ये भी सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप बताते हैं तो उसमें डॉक्टर्स का क्या फ़ायदा है, किसका क्या फ़ायदा होने वाला, और क्या फ़ायदा होगा, प्रशासन को क्या फ़ायदा, उससे एक और चीज़ें गलत फैलेंगी। और ये है, और फिर डेथ छुपती नहीं है भाई, जिसकी भी डेथ हुई उसको सर्टिफिकेट तो चाहिए ना। बिल्कुल, वो सारे चाहिए। सब लोग सर्टिफिकेट, आज के ज़माने में आपको LIC है, बैंक के है, कागज़ है, बिना डेथ सर्टिफिकेट के तो कुछ होता नहीं है कि हमने छुपा ली और चुपचाप दबा दी। कि जितने भी ऑफिसेस खुल रहे हैं या प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, सब जगह ये कहा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तभी आप खोलिए। जी जी जी। इसके पीछे भी कुछ कारण है? नहीं, अब वैक्सीनेशन खोलने का मतलब ये नहीं कि नहीं खोलें, कार्यालय खोलें, शासन की गाइडलाइन के अनुसार सब कार्यालय खुल रहे हैं, पर उनको प्रमोट किया गया है कि आप वैक्सीन अवश्य लगाएं। जी। राइटिंग में भी कलेक्टर महोदय ने आदेश किया है कि जिन वैक्सीन लगाएं तभी इनका बेहतर आवरण भी हो, क्योंकि ये एक हमारे बचाने का एक तरीका है। कुछ लोग सोचते हैं, अरे भ्रांतियाँ हैं लोगों में, वैक्सीन के प्रति जो हमारी जान बचा रही उसके प्रति भी दुर्भावनाएं, भ्रांतियाँ फैलाई गई कि साहब इसको लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है, ऑथेंटिक है, सबसे पहले हेल्थ वर्कर डॉक्टर्स को ही लगाई गई। इसलिए नहीं कि उनको प्रैक्टिकल करना था उनके ऊपर, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉन थे। सबसे इन्फेक्शन में डॉक्टर्स, स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट ही सबसे ज़्यादा खतरे में था, इसलिए उनको सबसे पहले लगाई गई कि आप दूसरों के लिए सेवा कर रहे हैं, कम से कम जब आप ही नहीं रहेंगे तो इनकी सेवा कौन कर पाएगा, इसलिए वो फेज वाइज लगाई गई। तो इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया, क्योंकि वैक्सीन कम थी, इकट्ठा पूरे देश में नहीं लगाई जा सकती, इसलिए फेज़ वाइज किया गया। अब धीरे धीरे देखिए, हमारा शहडोल जिला 52% वैक्सीनेशन हो चुका है पूरी पॉपुलेशन। काफ़ी बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से साल भर के अंदर अगर कहा जाए, अगले साल तक हो सकता है पूरा देश लगभग पूरा देश हो जाए। अगर वैक्सीन की उपलब्धता रहेगी तो 2-3 महीने में हमारा शहडोल 100% हो जाएगा। नगर पालिका हो ही चुके हैं। ये भी चीज़ होती है कि जैसे किसी को कोविशील्ड लगी है और वो खुद चाहता है कि नहीं मुझे कोवैक्सीन लगे, कई लोग ऐसा नहीं मैं कोवैक्सीन लगाऊंगा, ऐसी भ्रांतियों पर जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दोनों वैक्सीन उतनी ही इफेक्टिव हैं जो हमारी जान की रक्षा कर रही हैं। देखिए, ऐसा कोई हमारे पास चॉइस भी नहीं है कि दोनों वैक्सीन है। जो शासन की उपलब्धता है वो वैक्सीन आती है और वैक्सीन लगाई जाती है। कभी कोविशील्ड आती है, कभी कोवैक्सीन आती है। अभी कल ही हम लोगों ने पूरे सेकेंड डोज कोवैक्सीन का लगा है 3 तारीख को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहला डोज उसका लगवाएं तो इसका लगवा सकते? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो जो लगाए उसी का डोज लगे, उसी का डोज। ऐसा नहीं कि किसी को पहला कोवैक्सीन लगाए तो सेकेंड कोविशील्ड लगवा ले, ऐसा नहीं है। जिसको जो लगाए सेकेंड डोज उसी का लगेगा। अब कल हमारा 5 तारीख को जो अभियान है उसमें सिर्फ सेकेंड डोज कोविशील्ड का लगेगा। अभी 3 तारीख को सिर्फ कोवैक्सीन लगी थी। तो जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई है वो 5 को लगवाएंगे सेकेंड डोज। जिनने कोवैक्सीन लगाई थी वो 3 को लग चुका है।
तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस बारे में, और डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं, कहीं जगह मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। जी जी। उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहिए? मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले तो वैक्सीन लगवाएं जी, जो हमको रक्षा करेगी, और आपके पास कोई भी तरीका नहीं है इस महामारी से बचने का जी, तो वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी बना के रहिए, सैनिटाइज करिए और भीड़ को बचाइए। जी। इन 2-3 चीज़ें हैं जो प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस बीमारी से बच पाएंगे। मेरे ख्याल से ये इतनी आसान चीज़ें हैं कि हम सब बिना किसी प्रैक्टिस के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक दूसरे से दूरी बना लें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जी जी। और जब कभी बाहर से आते हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, दूसरों से कम मिलें। जी जी। ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम पूरे डेल्टा प्लस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। उसका तरीका ही एक है जी, कि आपको अपना मास्क पहनिए और दूसरे से मिलिए मत, और अपने आप को आइसोलेट रखिए, तो सारी चीज़ें जो हैं आप बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। जी। और दर्शकों मैं बता दूं कि जितनी बातें आज हमने यहाँ पर की हैं वो सारी बातें कोरोना से रिलेटेड थी और कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड थी। मैं आपको बता दूं कि अंत हमारा कोरोना से हो रहा है, इस कार्यक्रम का अंत कोरोना से हो रहा है। कोरोना की तैयारी भी मैं बता दूं कि हमारे जिला अस्पताल में, बीच में आपको सॉरी टोक रहा हूँ, जिला अस्पताल में कोरोना की जो तैयारी है, तो अब हमारे यहाँ CT स्कैन लग चुका है जी। हमारे यहाँ जो ब्लड टेस्ट नहीं हो पाए थे, RT-PCR तो टेस्ट है जी, वो तो होता था, मतलब जो आपने इस बीच में D डाइमर, CPR, ये ऐसी चीज़ें 2-4 टेस्ट नए आए थे जिसमें लोगों के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये खर्च हुए। वो भी बता दें कि जिला अस्पताल में 101 प्रकार की जांचें फ्री निःशुल्क उपलब्ध हो गई हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब जांच भी हो रही हैं। ऑक्सीजन भी आ गया है, रेमडेसिविर भी पर्याप्त आ गया है, और बेड भी हमारे तैयार है। इसलिए अब उतनी भयावहता नहीं होगी, तीसरी लहर की हम तैयारी, परेशान होने की जरूरत नहीं, उतनी तैयारी है। अब रेमडेसिविर हमारे यहाँ रखा है, कोई लेने वाला नहीं है, तो सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध हो गई, क्योंकि उस समय रेमडेसिविर भी अचानक जैसे ये आया था महामारी, वैसे रेमडेसिविर भी आ गई, तो पूरा प्रशासन शासन परेशान था कि कैसे व्यवस्था की जाए। वो सारी चीज़ें, अब जैसे ब्लैक फंगस आपने सुना, म्यूकोमाइकोसिस, इसकी भी सब चीज़ें तैयारियाँ, मेडिकल कॉलेज स्तर पर दवाइयाँ भी आ गई हैं। तो मतलब अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब तैयारी राज्य शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला स्तर पे सारे जनप्रतिनिधिगण और कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, सारा प्रशासन अच्छे से लग के और व्यवस्था में जुटा हुआ है कि तीसरी लहर का सामना हम डट के मुकाबला करें। और जिला अस्पताल का रिनोवेशन भी हो रहा है, साथ साथ में नए वार्ड बनने हैं। चूँकि कोरोना आ गया इसलिए अभी तोड़फोड़ नहीं हुई है, नहीं तो एक नई बिल्डिंग भविष्य में आपको G+2 की एक शानदार ब्लॉक मिलेगा आपको। और कुछ मेरा भी ये ध्येय है कि मैं एक इस जिला अस्पताल को नया स्वरूप देने में कुछ अपनी थोड़ी बहुत भूमिका निभा पाऊँ। बिल्कुल, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट आ रहा है डेल्टा प्लस, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी रखने की ज़रूरत है। हमको यहीं पर इजाज़त दीजिए। नई बातों के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे, कुछ नई शख्सियत को लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अनुमति दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में, जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।